अजय, सौरभ, मनोज, दीपांजलि। राइट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में स्टडी किया था कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या काम करता है, उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम क्या क्या चीजें करते हैं, है ना, कौन कौन सी एक्टिविटीज को हम प्रोसीड में लेकर आते हैं। अब है कि सर जब भी प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा है तो कौन कौन से टूल का यूज लेते हुए वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। विदाउट टूल्स तो कुछ नहीं होता है ना, ये थोड़ी है ऑटोमेटिकली आप सारा काम रिटन वर्क में करेंगे, ऐसे तो नहीं है ना। कुछ तो टूल्स होंगे, कुछ मेथड्स होंगे, कुछ प्रोसीजर्स होंगे, है ना, उनको हमने टूल्स का नाम दिया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स कौन कौन से हैं जिसपे हम आज पढ़ने वाले हैं। गैंट चार्ट हो गया आपका, पर्ट चार्ट हो गया, WBC हो गया, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स हैं आपके, है ना, हिस्टोरिकल रिसोर्स स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब हम आज करेंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखेंगे। इसके बाद हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो फिर हम जाएंगे इसकी मेन चीजों पर कि सर सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या होती हैं, कॉस्ट एस्टिमेशंस के कौन कौन से मॉडल्स हैं और कॉस्ट एस्टिमेशंस किस तरह से करते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था कि बहुत लंबा नहीं है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसलिए आराम से अपना हो जाएगा। जनवरी लास्ट तक कोशिश है करा देंगे आपको, बीच में जरूर छुट्टियां हो गई थी तो उसको हम जल्दी कवर अप कर लेंगे, है ना। चलिए, तो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टूल्स में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं गैंट चार्ट की। सर गैंट चार्ट क्या होता है? देखो, किसी भी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को या मैनेजमेंट एक्टिविटीज को एफिशिएंटली करने के लिए हम किसका यूज ले रहे हैं? कुछ टूल्स का यूज ले रहे हैं, उनको हमने बोल दिया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। ठीक है, तो कौन कौन से टूल्स इसमें काम में आ रहे हैं? सबसे पहले है आपका गैंट चार्ट। ठीक है, ये सब तो केवल थियोरेटिकल चीजें हैं। मेन चीज ये है गैंट चार्ट का कि कोई भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उस एक्टिविटीज को मैनेज करने का तरीका। कि पहले एक्टिविटीज, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक्टिविटीज है, फर्स्ट एनालिसिस वाली एक्टिविटीज है, ये आपने किया एनालिसिस, है ना। सेकंड एक्टिविटीज थी आपकी, मान लीजिए डिजाइन है आपकी, बीच में मैं सारा सब मैं इसको उसमें शामिल कर लेता हूँ एनालिसिस में। आप ये मान लीजिए डिजाइन वाला काम, सेकंड, है ना। थर्ड आपने कहा कि सर मैं ऐसा करता हूँ, कोडिंग वाला लिख लेता हूँ, कोडिंग एक्टिविटीज है। फिर है आपका टेस्टिंग एक्टिविटीज है, ठीक है। फिर आपका हो गया इंप्लीमेंटेशन वाली एक्टिविटीज है ना? ये हो गया आपका इंप्लीमेंटेशन एक्टिविटीज। ठीक है, मान लो ये सारी एक्टिविटीज है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि सर जब हम गैंट चार्ट से इस चीज को मैनेज कर रहे हैं तो गैंट चार्ट हमें बताता क्या है कि कौन सी एक्टिविटीज किस पर डिपेंडेंट है, कौन सी एक्टिविटीज फिनिश हो चुकी है, कब सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट हुई, क्या सेकंड एक्टिविटीज और ये दोनों पैरेलल चल रही हैं, या ये इसके कंप्लीट होने के बाद आपने इसको स्टार्ट किया है, या ये दोनों पैरेलल चल रही है, या एक को कंप्लीट होने के बाद आपने सेकंड स्टार्ट किया है। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट का भी एनालिसिस कर सकती है और एक से ज्यादा प्रोसेस को एनालिसिस करने के लिए भी हम गैंट चार्ट यूज में ले रहे हैं। तो हमेशा सिंपल समझिए कि गैंट चार्ट का सिंपल सा मतलब है कि विद टाइम जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसका एक एनालिसिस प्रोजेक्ट मैनेजर को दे रहा है गैंट चार्ट। बस इतनी सी कहानी है इसकी। तो हमने कहा ये गैंट चार्ट इज ए यूजफुल टूल व्हेन यू वांट टू सी द एंटायर लैंडस्केप ऑफ आइदर वन ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट का भी हम यूज में ले सकते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट को भी हम एक ही चार्ट से एनालिसिस कर सकते हैं। इट हेल्प्स यू टू व्यू विच टास्क आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर एंड विच इवेंट इज कमिंग अप। कौन सा इवेंट किस पर डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा कंप्लीट हो चुका है, कौन सा अभी होने वाला है। ईच एंड एवरी थिंग्स विद टाइम, all activities or the project activities can be evaluated or can be managed by the tools of Gantt। ठीक है, ये गैंट चार्ट आपको बता रहा है। बात समझ में आई है या नहीं आई है बता दीजिए, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी, मनोज, अजय, सौरभ, गीतांजलि, दीपांजलि, सॉरी, इज दिस क्लियर? ठीक है ना। अब आते हैं, देखो सर एक काम कैसे करता है।
ये इसका एक डायग्राम है, इन्होंने दे रखा है, कुछ नहीं है, जो मैंने समझाया उसी को इन्होंने एक डायग्राम के फॉर्म में आपको दे दिया है कि मान लीजिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रेस रिपोर्ट है आपकी, ये रिपोर्ट है आपकी, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से रिलेट हो रहा है, कैसे प्रोसीडिंग करता हुआ आगे बढ़ रहा है, उसको इन्होंने गैंट चार्ट से शो अप कर दिया। गैंट चार्ट हमेशा यूजली बार फॉर्म के अंदर होता है ना, बार के उसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने कहा कि सर एनालिसिस है, डिजाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, इंप्लीमेंटेशन है, ये डेप्लॉयमेंट है। जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं यही आपके स्टेप्स काम में आते हैं इन जनरल, ठीक है, जनरल क्या है यही होते हैं। अब इसमें बीच में होता है सारे सपोर्ट्स वगैरह, ये एनालिसिस का ही पार्ट हो जाता है। हम बॉट साइंस में देखें तो उसी को हम एनालिसिस के पार्ट में कंसिडरेशन में डाल देते हैं। हमने कहा कि सर ये जो है आपके मान लीजिए ये 6 स्टेप्स है और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है गैंट चार्ट से। तो हमने कहा कि सर 7 तारीख से या 8 तारीख मान लीजिए, है ना, बीच में दे दिया, 7 तारीख के आसपास ये एनालिसिस वाला वर्क स्टार्ट हुआ है। जब ये एनालिसिस वर्क फिनिश हो गया है यहाँ पर, उसके बाद हम कहाँ गए हैं, डिजाइन वाले वर्क पे गए हैं। पर डिजाइन कंप्लीट नहीं हुआ तो उससे पहले आपने कोडिंग काम स्टार्ट कर दिया, हो सकता है सेकंड प्रोजेक्ट का, हो सकता है एक प्रोजेक्ट का हो। ये एनालिसिस करके हमको दे रहा है कि सर ये आपका जो वर्क स्टार्ट हुआ है कोडिंग वाला, ये भी 9 को स्टार्ट हो चुका है, डिजाइन भी आपका 9 को स्टार्ट हुआ है। हो सकता है एक ही प्रोजेक्ट का हो सकता है ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के कोडिंग हो सकती है, एक ही कोडिंग चल रही हो, एक ही आपकी डिजाइनिंग चल रही हो, है ना। क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट को भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, सिंगल प्रोजेक्ट को ही गैंट चार्ट से एनालिसिस करेंगे ऐसा नहीं है, मल्टीपल को भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि सर जब टेस्टिंग आपकी चल रही थी, कोडिंग चल रही थी, तो कोडिंग के बीच में ही आपने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है ना। तो टेस्टिंग केवल प्रोजेक्ट बनने के बाद हो ऐसा नहीं है ना। जब हम यूनिट टेस्टिंग है सब कुछ है वो तो आपकी कोडिंग के साथ भी हो सकती है ना। तो इन्होंने क्या किया है, और बाद में जो होती है वो सिस्टम टेस्टिंग, वो सिस्टम प्रोडक्ट बनने के बाद होती है आपके। तो इन्होंने क्या किया है, इसके बीच में आपने टेस्टिंग स्टार्ट किया है। इसके टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद 10 तारीख को आपने किया इंप्लीमेंटेशन, और इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद आपने किया डिप्लॉयमेंट, ठीक है। मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ आपको लेके नहीं जा रहा हूँ, वो आप कर चुके हैं, है ना। ये क्या होती है, कौन सी स्टेज पहले होगी, कौन सी स्टेज बाद हुई, मैं केवल इतना सा बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो टूल्स का यूज लेता है सारी एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, वो है आपका गैंट चार्ट। गैंट चार्ट एक बार फॉर्म के अंदर होता है और उसके अंदर हर एक्टिविटीज का टाइम मेंशन हो गया है ना, विद टाइम कैसे एनालिसिस हो रहा है कि 7 तारीख को ये हुआ है, 9 को ये हुआ है, 10 को ये है। अब डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, पहले हो रहा है बाद में हो रहा है, ये भी इससे मालूम चल रहा है कि सर इसको कंप्लीट होने के बाद आपने ये वाला स्टार्ट किया है, ठीक है। लेकिन विदाउट कंप्लीटिंग ऑफ दिस टास्क पैरेलली आपने ये कोडिंग स्टार्ट कर ली है, ये शो कर रहा है कि ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है ना। इसके साथ साथ ही आपने सेकंड टास्क स्टार्ट कर दिया है ना। यहां ये है कि ये भी है कि सर आपने कोडिंग कंप्लीट की, उससे पहले आप टेस्टिंग कर चुके हैं। अब वो टेस्टिंग कुछ भी हो सकती है ना, आपकी इंटीग्रेटेड टेस्टिंग भी हो सकती है या फिर आपकी यूनिट टेस्टिंग भी हो सकती है ना। लेकिन ये कह रहा है कि भाई ये शो ये कर रहा है कि आपकी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं है, आप कोडिंग कंप्लीट नहीं है और यू हैव स्टार्टेड योर टेस्टिंग पार्ट, ठीक है। यहां टेस्टिंग फिनिश हो गया, टेस्टिंग फिनिश होने के बाद आप इंप्लीमेंटेशन पे गए और इंप्लीमेंटेशन फिनिश होने के बाद आप डेप्लॉयमेंट पे गए हैं। तो ये चार्ट से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्टेप किस पर डिपेंडेंट है, ठीक है, कौन पहले फिनिश हुआ है, कौन बाद में फिनिश हुआ है, कौन पैरेलली काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक टूल है जो एनालिसिस करने के काम आ रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज को, सारे फेसेस को। बात क्लियर हुई है या नहीं हुई है बता दीजिए, ठीक है बच्चों, क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसी तरीके से केवल सिंगल टूल नहीं है, ऐसे कई टूल्स हैं जिनका हम यूज लेते हैं। अब आते हैं हम सेकंड टूल्स की तरफ, पर्ट चार्ट की तरफ। देखो पहले इसको समझ लेते हैं, बाद में इसकी थ्योरी देख लेंगे। थ्योरी कुछ भी नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उसी को मैं एज ए थ्योरी फॉर्म में पीपीटीज में मेंशन कर दिया है। देखिए पर्ट चार्ट क्या कहता है सर, ये भी एक टूल है, वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो एक्टिविटीज हो रही हैं, फेसेस हो रहे हैं, उनको मैनेज कर रहा है। हमने कहा कि इस प्रोजेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, ये टास्क 1 है, ये टास्क 3 है, ये टास्क 7 है, टास्क 9 है, ये सारे टास्क सीरियल ऑर्डर के अंदर है। लेकिन ये बता रहा है कि जब टास्क 1 कंप्लीट हो गया है उसके बाद आप टास्क 3 स्टार्ट किया है, टास्क 3 फिनिश हो गया, देन यू गो टू द टास्क 7, टास्क 7 फिनिश हो गया उसके बाद आप टास्क 9 की तरफ गए हैं, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट है, टास्क 7 डिपेंडेंट है टास्क 3 पर, टास्क 3 डिपेंडेंट है टास्क 1 पर, टास्क 9 डिपेंडेंट है टास्क 7 पर, और ये सीरियली कनेक्टेड है ना। सीरियली कनेक्टेड मतलब
डिपेंडेंट है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा डिपेंडेंट है, एक कंप्लीट होगा उसके बाद हम सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड कंप्लीट होगा तो आप थर्ड स्टार्ट कर। यहां भी यही है कि पहले आपने टास्क 2 किया, टास्क 2 फिनिश होने के बाद आप जा रहे हैं टास्क 4 की तरफ, ठीक है। तो ये भी कौन सा है आपका, डिपेंडेंट है बट सीरियली है ना। लेकिन अब यहां देखिए आप, अब ये जो है ना, अब मैं कह रहा हूं टास्क 4 के बाद टास्क 6 किया और इधर आपने पैरेलली टास्क 4 के बाद टास्क 5 किया, तो टास्क 4 और 6 और 4 और 5 ये आपस में 6 4 से डिपेंडेंट है, यस, लेकिन 4 6 और 4 5 आपस में डिपेंडेंट नहीं है, ये काम पैरेलली चल रहा है। तो हमने ये भी देख लिया कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा सीरीज चल रहा है और कौन सा पैरेलली चल रहा है, एट ए टाइम चल रहा है। तो यहाँ 4 6 ये वाला और 4 5 ये पैरेलली रन हो रहा है आपका, है ना। 4 5 4 6 कंप्लीट होगा तब होगा ऐसा नहीं है, या 4 5 तभी हो सकता है जब 4 6 हो या 4 6 पे डिपेंडेंट हो, ये नहीं है। तो ये आपका पैरेलली रन हो रहा है, ठीक है। और ये डमी एक्टिविटीज, डमी एक्टिविटीज का मतलब ये है कि जो टास्क को गिवन पीरियड ऑफ टाइम दिया गया था उससे पहले ही अगर आपको दूसरा टास्क करना है कंप्लीट, तो उसको हम बोलते हैं डमी एक्टिविटीज। इसको हमने एरो लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो ये चार्ट कहलाता है आपका पर चार्ट, ठीक है। सिंपल चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल हमें कॉन्सेप्चुअली उसको ध्यान रखना है कि भाई कहना क्या चाहता है ना। कि आपका गैन चार्ट है, उसका क्या काम है, पर चार्ट है, काम सबका एक ही है ना। वर्क पर चार्ट भी उसी काम में आता है, गैन चार्ट भी उसी काम। जब हम मैनेजमेंट टूल ले रहे हैं तो सबका काम एक ही है, गैन चार्ट भी मैनेजमेंट एक्टिविटीज को मैनेज करने के काम आ रहा है विद टाइम, ठीक है। पर चार्ट भी करने के आ रहा है, दूसरे जो चार्ट अभी आएंगे हैं, दूसरे टूल्स पढ़ेंगे, वो भी वही काम करने जा रहे हैं, काम सबका एक है, करने के तरीके थोड़े थोड़े से चेंज हो जाते हैं, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम नेक्स्ट, इसी चीज का है, पर चार्ट को इन्होंने जो मैंने बताया है उसको एज ए थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दिया है ताकि एक नोट्स फॉर्म में आपको मिल जाए। इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर चार्ट रिप्रेजेंट एट ए नेटवर्क डायग्राम कंसर्निंग नंबर ऑफ नोड्स विच रिप्रेजेंट्स इवेंट, ठीक है। अब देखिए, द डायरेक्शन ऑफ द लाइन इंडिकेट्स द सीक्वेंस ऑफ द टास्क। जो लाइन की डायरेक्शन है वो सीक्वेंस ऑफ टास्क को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ये सीक्वेंस है, पहले ये टास्क कंप्लीट होगा, उसके बाद टास्क 3 कंप्लीट होगा, देयर आफ्टर टास्क 7, देयर आफ्टर टास्क 9। तो ये जो डायरेक्शन है वो बता रही है कि कौन सा टास्क पहले फिनिश हो रहा है, कौन सा बाद में फिनिश हो रहा है, ठीक है। कोई डाउट हो तो बता दीजिए, हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द लाइन इंडिकेट्स द सीक्वेंस ऑफ द टास्क, ठीक है। इन द अबो एग्जांपल, टास्क बिटवीन टास्क 1 to task 9 must complete and these are known as a dependent or serial task। जो मैंने अभी आपको बताया था, इस टास्क 1 से लेके जो टास्क 9 है ना आपका, ये सब सीरियल टास्क है। टास्क 3 डिपेंड है टास्क 1 पर, 7 डिपेंडेंट है 3 पर, 9 डिपेंडेंट है 7 पर। तो एक सीरियल ऑर्डर के अंदर हो रहा है, 1 by 1 हो रहा है। एक टास्क जो अपकमिंग टास्क है, जो प्रीवियस टास्क पर डिपेंडेंट है, ये टूल्स ये शो करने का कोशिश आपको कर रहा है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द लाइन इंडिकेट द सीक्वेंस ऑफ द टास्क। इन द अबो एग्जांपल, टास्क बिटवीन टास्क 1 to task 9 मस्ट कंप्लीट एंड दीज आर नोन एज ए डिपेंडेंट और सीरियल टास्क, ठीक है। क्लियर? बिटवीन टास्क 4 and 5 and टास्क 4 and 6 नोड्स आर नॉट डिपेंडेंट, अभी मैंने आपको बताया था, एंड कैन अंडरटेक साइमल्टेनियसली, पैरेलली साइमल्टेनियसली ये टास्क हो सकते हैं। These are known as a parallel concurrent task, ठीक है। Without resources or completing time, the task must complete in the sequence which is considered as an event dependency and these are known as a dummy activities and represented by dotted line। तो तीन चीज इसमें निकल के आई है जो मैंने अभी आपको पूरी चीज समझाई थी। पहली चीज है कि सर सीरियल टास्क, जो सीरियल टास्क हो रहा है या डिपेंडेंट टास्क है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिपेंडेंट टास्क, ठीक है। दूसरा है सर पैरेलल टास्क, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और थर्ड है आपका डॉटेड लाइन से, इससे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉटेड लाइन। ये तीन एक्टिविटीज हैं, तीन टास्क हो रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज लिया है कौन सा पर चार्ट, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये समझाया है इस पर चार्ट के थ्रू। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल चीज है, कोई भी टिपिकल चीज इसमें नहीं है। देख लीजिए आप, दोबारा आपको बता देते हैं।
अब जो लिखा है वो भी आपको इजीली अंडरस्टेबल हो जाएगा। ये कौन सा है सर? ये है सीरियल एक्टिविटीज। ये कौन सी है आपकी? सीरियल एक्टिविटीज और डिपेंडेंट एक्टिविटीज। जो पहला टास्क तो ये हो गया आपका सर, डिपेंडेंट और सीरियल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैरेलल एक्टिविटीज है तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 और 6 इट इज नॉट डिपेंडेंट और डायरेक्टली डिपेंडेंट टू 4 और 5, और 4 5 इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट टू 4 6। इन दोनों को हम साथ साथ चला सकते हैं। 4 और 6 6 है वो 4 पे डिपेंडेंट तो है, लेकिन 4 6 4 5 पे डिपेंडेंट नहीं है। इस तरह से 4 5 एक्टिविटीज है 4 6 पर डिपेंडेंट नहीं है, तो उसको हमें कहा है पैरेलल एक्टिविटीज, है ना, को करंट एक्टिविटीज। क्लियर है? और जो ये एक्टिविटीज हैं, ये वाली जो डमी लाइंस हैं, डमी एक्टिविटीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने जो टाइम स्लॉट दिया था किसी एक्टिविटीज को करने के लिए, उस टाइम स्लॉट को कंप्लीट होने से पहले अगर हमें दूसरे टास्क की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो हम उसको डमी एक्टिविटीज से शो कर दें, डमी लाइन से शो कर देते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटीज ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये डमी है। इन तीनों को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस पर चार्ट से। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है तो बताएं। अजय, महेश, सौरभ, गीतांजलि, so far clear everyone? So far we have studied two tools, two management tools. One is a Gantt chart, second is a PER chart. The work and functionality of both chart are the same to project management, right? Because both are the project management tools, right? Just making of the chart is different, otherwise functionalities are almost same. ठीक है? किसी तरह का कोई भी डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। लॉजिक नेटवर्क। लॉजिक नेटवर्क क्या है सर? ये भी एक टूल ही है, इसको लॉजिक नेटवर्क से इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया है। लॉजिक नेटवर्क, द लॉजिक नेटवर्क शो द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज। देखिए मेन चीज जो है ना, वो बार बार यही है कि जो भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हैं उसका ऑर्डर क्या है, वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, पैरेलली हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है, विद टाइम या ओवर टाइम। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे वो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। अभी तक भी हम यही कर रहे थे, यहां भी यही कर रहे हैं। मैंने कहा फंक्शनलिटी सेम है, काम करने के तरीके बदल गए हैं, टूल्स बदल गए हैं, है ना, और उसके डायग्राम्स बदल गए हैं, ये सब चीजें चेंज हो जाती है। बार कोड यूज में ले रहे थे या दूसरी तरह की चीजें यूज में ले, बाकी फंक्शनलिटी सबकी एक ही, क्योंकि सबका काम एक ही है, मैनेजमेंट टूल्स। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है बच्चों, इट शोज द सीक्वेंस इन विच एक्टिविटीज आर टू डू, वही ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज। Distinguish events and pumping down the projects are two primary uses. Moreover, it will help with the understanding task, dependency, the time scale and overall project workflow. बात वही है, सब में यही आ रहा है कि सर टास्क को समझना, कौन सा पहले हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है। तो ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज, जब हम ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो ये भी हमेशा क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज, जब हम ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाता है कि जो एक्टिविटीज है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट होंगे तो सीरियल होंगे, इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब वो पैरेलल है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज आपकी क्लियर हो जाती हैं चार्ट के थ्रू। ठीक है, एंड ओवरऑल वर्क फ्लो, प्रोजेक्ट वर्क फ्लो, कहां से स्टार्ट हुआ है, कहां से खत्म हुआ है, कैसी एक्टिविटीज, इसको पूरे को हम क्या कहते हैं, इनिशियल लेवल से लास्ट लेवल तक जो फ्लो चल रहा है, वर्किंग फ्लो है, प्रोसेस का फ्लो है, फेसिस का फ्लो है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्ट ओवरफ्लो, है ना। कंप्लीट ओवरफ्लो का भी लिख लेते। अब आते हैं सर नेटवर्क, जो हमें लॉजिकल नेटवर्क है यार, एक टूल है आपका लॉजिकल नेटवर्क टूल्स, उसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं आपकी। तो प्रोडक्ट वर्क डाउन स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका पी, ये भी टूल है आपका, है ना, PWS, ये टूल ही, बस टूल्स को एक लॉजिक नेटवर्क के में बता दिया कि भाई लॉजिक नेटवर्क के अंदर इसको आगे जाके मैनेज कर लिया है। ठीक है, बाकी ये भी एक टूल है। तो प्रोडक्ट वर्क डाउन स्ट्रक्चर क्या करा है कि सर जो भी प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं, उसको आप ऐसा कीजिए, आप पूरे प्रोडक्ट को मैनेज करोगे,
इससे बेटर ये है कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे प्रोजेक्ट के अंदर डिवाइड कर लीजिए, सब प्रोजेक्ट के अंदर सब टास्क में डिवाइड कर लीजिए। अगर एक प्रोजेक्ट है तो उसको सब में डिवाइड कर लो, सब टास्क के अंदर, और एक एक जो टास्क है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं उसका फिर आप ऐसा कीजिए, ग्राफिक टूल बना लीजिए, उसको एनालिसिस कर लीजिए, तो वो काम कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा मैनेजमेंट करना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना और उस रेक्टिफाई प्रॉब्लम को दूर करना, ओवरकम करना, तो ये काम इजी हो जाएगा अगर हम उसको वर्क डाउन स्ट्रक्चर में मैनेज कर ले। वर्क डाउन स्ट्रक्चर का मतलब है कि मान लीजिए कोई एमआई एप्लीकेशन है, अब इस एप्लीकेशन में बहुत सारे काम हो सकते हैं, हमने क्या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को अलग कर लिया, डिजाइन फेज तो यही होते हैं, ठीक है, लेकिन इनको अलग अलग तरीके से हमने टूल्स के थ्रू मैनेज कर रहे हैं। कोडिंग है, टेस्टिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है। डिजाइन डेटाबेस डिजाइन हो सकता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो सकता है, टेस्ट है, डेटाबेस टेस्ट, ग्राफिकल टेस्ट। कहने का मतलब है कि उसको एक वर्क डाउन स्ट्रक्चर अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर लिया और हर मॉड्यूल को हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको अलग तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये वर्क डाउन है ना, अब कई जगह वर्क ब्रेकडाउन भी लिखा रहता है, प्रोडक्ट को अलग कर रखा है, वर्क को अलग कर रखा है, बाकी काम दोनों का एक ही है ना। प्रोडक्ट वर्क डाउन स्ट्रक्चर, वर्क डाउन स्ट्रक्चर इज ए मैनेजमेंट टूल एंड नेसेसरी ए पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डिजाइनिंग, ठीक है। जनरली प्रोजेक्ट डिजाइनिंग में ज्यादा काम आता है, लेकिन हम पूरे प्रोजेक्ट के एनालिसिस करने में भी इसका यूज ले सकते हैं। इट इज ए टास्क ओरिएंटेड सिस्टम फॉर सब डिवाइडिंग ए प्रोजेक्ट इनटू ए प्रोग्राम या प्रोडक्ट पार्ट, मतलब हम छोटे छोटे पार्ट के अंदर उसको डिवाइड कर रहे हैं। द प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्स सब टास्क और वर्क पैकेज एंड रिप्रेजेंट द कनेक्शन बिटवीन द वर्क पैकेज। मतलब एक बड़े प्रोजेक्ट को, मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट है वन, इसको हमने छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर लिया, सब डिवाइड, ठीक है, और इनको हम इंडिपेंडेंटली मैनेज कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि इनका आपस में कनेक्शन क्या है। 2 का 3 के साथ कोई कनेक्शन है क्या, ए का 1 का 4 के साथ कनेक्शन है क्या, क्या 4 और 3 का कोई आपस में इंटरकनेक्शन है क्या। तो इस तरीके से इंटरकनेक्शंस को भी हम इसके थ्रू मैनेज करते हैं, इस टूल के थ्रू, ठीक है। क्लियर है सबको? Within the product background structure, the project work has diagrammatically pictured with a various type of list, ठीक है। The product breakdown structure is just like the work down structure WBS। अब यहां कंफ्यूज मत होना, P ये चीज तो अलग अलग है, PWS और WBS वर्क डाउन स्ट्रक्चर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, फंक्शनलिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं है, काम करने में भी कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये चीजें हैं अलग अलग, प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, लेकिन फंक्शनलिटी सेम है, टूल सेम है, सब कुछ सेम है। इसलिए कहा था प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जस्ट लाइक द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, सेम है लेकिन है अलग अलग, काम करने का तरीका सेम है, टूल सेम है ना, लेकिन नाम सबके अलग अलग हैं। तो आपका प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और वर्क डाउन स्ट्रक्चर ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन काम सेम तरीके से करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट, अब आ जाइए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डिलीवरेबल दैट क्लासिफाई द टीम वर्क इनटू द फ्लेक्सिबल सेगमेंट। टीम वर्क को फ्लेक्सिबल सेगमेंट में, मतलब सब पार्ट में डिवाइड कर दिया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द knowledgeable is a group of terminology that describe the work breakdown structure as a deliverable oriented hierarchical breakdown of the work which is performed by the project team, ठीक है, सेम चीज है, ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, ठीक है। अब ये जो आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स है या प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स है, जो टूल्स हैं ना, ये दोनों टूल्स ये काम कैसे कर रहे हैं? देयर आर 2 ways टू जनरेट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, द टॉप डाउन और बॉटम डाउन अप्रोच। मतलब 2 तरीके से अप्रोच काम कर सकती है, एक तो होती है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, एक है बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर, ठीक है। इन टॉप डाउन अप्रोच द WBS ड्राइव्ड बाय द कम्बिंग द ओवरऑल प्रोजेक्ट इनटू सब प्रोजेक्ट और लोअर लेवल टास्क। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको आपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट में हैंडल कर लिया, और ये कहां से कर रहे हैं आप सर? ऊपर से नीचे कर रहे हैं। बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको छोटे में किया, पूरा मैनेजमेंट अप टू डाउन डायरेक्शन में काम कर रहा है। और बॉटम अप कह रहा है कि भाई आपने जो किया है ना, उसको मैनेज जो आप कर रहे हैं वो लोअर टू अपर डायरेक्शन में कर रहे हैं। द बॉटम अप अप्रोच इज मोर अलाइक टू ए ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज वेयर टीम मेंबर्स आर आस्क्ड टू मेक ए लिस्ट ऑफ लो लेवल टास्क व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है।
तो जो होगा आपका काम वही है ना, WBS ही कर रहे हैं, लेकिन एक है अप टू डाउन, ऊपर से नीचे, एक है डाउन टू अप। ये एक मेथोडोलॉजी है, काम करने के तरीके हैं। तो जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट मैनेजर उसको यूज में लेता है ना। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि सर जो ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स है या प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स है, वो दो तरीके से अप्रोचेज हैं, दो तरीके से फंक्शनलिटीज को परफॉर्म कर सकता है, एक टॉप डाउन अप्रोच से और बॉटम डाउन अप्रोच से। ठीक है, कौन क्या करेगा ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट मैनेजर पर कि उसको किस तरीके से वर्कआउट करवाना है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, हाँ जी स्टूडेंट्स सभी, इज दिस क्लियर? चलिए, नेक्स्ट टूल है आपका रिसोर्सेज हिस्टोग्राम। रिसोर्सेज हिस्टोग्राम, ठीक है, ये भी एक बार चार्ट ही है आपका। सेम चीज है कि जो भी रिसोर्सेज प्रोजेक्ट को यूज करने में या प्रोजेक्ट को प्रोसीड करने में काम में आ रहे हैं, उन सबको हमने मैनेज कर लिया है टूल्स के थ्रू, है ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे सर, जो भी टास्क कंप्लीट हो रहे थे उन टास्क को मैनेज कर रहे थे। यहाँ जो रिसोर्सेज यूज में आ रहे हैं उसको भी मैनेज करने का काम किया जा रहा है, इसलिए नाम रख दिया रिसोर्स हिस्टोग्राम। द रिसोर्स हिस्टोग्राम इज प्रिसाइसली ए बार चार्ट, ठीक है, कोई बार चार्ट है that used for displaying the amount of time that resources is scheduled to be worked on over a pre-arranged and specific period। कौन सा रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, नॉन ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, किस रिसोर्सेज की कब कितनी टाइम तक रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि ये कॉस्ट वगैरह में काम में आता है ना। कॉस्ट को फाइंड करने के लिए जब कॉस्ट फाइंड होगी तो टाइम फाइंड होगा, टाइम फाइंड होगा तो आपको ओवरऑल मैनेजमेंट, शेड्यूल मैनेजमेंट है वो सारा फाइंड आउट होके आता है। तो वहां इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि सर जो भी रिसोर्सेज आप शेड्यूल कर रहे हैं तो वो कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। रिसोर्सेज हिस्टोग्राम कैन contain the related features of resources availability used for the comparison and purpose of the contrast। ठीक है, एक सिंपल चीज है कि भाई जो भी रिसोर्सेज है उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं रिसोर्सेज हिस्टोग्राम से। ठीक है, ये पूरी कहानी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स की। 4-5 टूल है ना। अब आपको बीइंग ए स्टूडेंट कोई मैनेज नहीं करके देखना है ना, तो आपको कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करना है ना, ना ही आपको कोई कॉस्टिंग निकालनी है। आपको सीखना है कि काम हो कैसे रहा है ना? ताकि आप जो क्वेश्चंस बनते हैं क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको सॉल्व कर सकें। पर्पस ऑफ लर्निंग वो हमारा क्लियर होना चाहिए, है ना। ऐसे भी प्रोग्रामर में आपने जावा पढ़ा था, तो जावा का मतलब ये नहीं कि हमको वहां प्रोजेक्ट बनाने थे। कई स्टूडेंट थे जो प्रोग्राम बनाने लग गए, नहीं प्रोग्राम थोड़ी बनाने, प्रोग्राम तो समझना होता है, केवल एनालिसिस करना होता है, ताकि कोई भी कोड आपको दिया आप उसका आंसर निकाल सके, भी इसका क्या आउटपुट होगा क्या नहीं होगा, इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। तो आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो सोचने का तरीका है, पढ़ने का तरीका है, वो भी इस तरह का होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड। हमें कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट नहीं बनाने, ना मुझे कोई आपको ये डेवलप करना है ना प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालनी है किस हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से। ऐसे नहीं है कि आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया अब आपको उसका निकालना है, ऐसा कुछ नहीं करना। प्रैक्टिकल वर्क आपका नहीं, आपको केवल उसको थ्योरेटिकली समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हमको सीखना होता है। तो हमने आज क्या किया है सर, हमने आज मैनेजमेंट टूल्स की स्टडी की है, जिसके अंदर हमने पढ़ा है गैंट चार्ट, दूसरा है PERT चार्ट, तीसरा है आपका प्रोडक्ट WBS प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, चौथा है WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, है ना। ये वैसे तो सिमिलर होते हैं, नाम अलग अलग है और चीजें भी अलग अलग है, बाकी वर्क फंक्शनलिटी टूल्स के हिसाब से सेम है ना। फिर हमने किया था रिसोर्स हिस्टोग्राम, ठीक है, या उससे पहले भी कोई और था क्या, हाँ रिसोर्स हिस्टोग्राम, ये 5वां था आपका रिसोर्स हिस्टोग्राम। पांचवा था रिसोर्स हिस्टोग्राम, ठीक है। ये सारे टूल्स हमने किए हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई ज्यादा दिक्कतें हैं नहीं, बहुत इजी टॉपिक था आज का, और कुछ भी नहीं ना, केवल हमें पता होना चाहिए कौन कौन से मैनेजमेंट टूल्स हैं जो यूज में लिए जा रहे हैं मैनेजमेंट एक्टिविटीज के दौरान।
ठीक है, आर यू सो फार क्लियर एवरीवन? If there is any doubt, let me know. I am here to solve your queries. In today's class, only 4 and 5 tools we have studied so far. First is Gantt chart. Gantt chart giving us a brief idea that the project management activities or phases, how to be coordinated to each others with times. We can analyze it through this Gantt chart. Okay, similar work, similar functionality is also be there in PERT chart, but tools are different. Okay, symbols are different. Okay, or by these tools we can in generally analysis of 3 things. First one is this the particular tasks are that in the serial order or dependent order, or in the parallel order or independent order, right? Or third one is dotted lines. Dotted lines that was not in the Gantt chart, it was in the PERT chart. ठीक है, Gantt chart में dotted line का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है. ठीक है बच्चों. तीसरा हमने कहा था कि प्रोडक्ट, वर्क डाउन स्ट्रक्चर और वर्क डाउन स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये लॉजिकल नेटवर्क्स में कंसीडर कर लिए जाते हैं. ये भी एक टूल है, काम इनका भी यही होता है. ये कुछ अलग से आपको नहीं बता रहे हैं. द सेम फंक्शनलिटी इज आल्सो भी देयर, लेकिन टूल्स बदल जाते हैं ना. वर्क डाउन स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है काम करने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. चीजें वही बताएंगे, एक्टिविटीज के बारे में ही बता रहे हैं. कौन सी एक्टिविटीज पहले हो रही है, कौन सी बाद में हो रही है, किस टाइम के अंदर कौन सी पैरेलल हो रही है, कौन सी डिपेंडेंट है. सारे टूल्स यही चीज बताएंगे आपको, है ना. केवल सिंबल बदल रहे हैं, काम करने का तरीका बदल रहा है. आउटपुट वही है जो हम चाहते हैं, हमारा इंटेंशन वही है, उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता है. तो जब प्रोडक्ट वर्क डाउन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो एक बिग प्रोडक्ट को हम छोटे छोटे प्रोडक्ट के अंदर सब डिवाइड कर देते हैं और उन सब का सब डिविजन का हम इंडिविजुअल एनालिसिस करते हैं. इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट वर्क डाउन स्ट्रक्चर्स. सेम चीज है वर्क डाउन स्ट्रक्चर्स. ये दोनों चीजें हैं तो अलग अलग, बट फंक्शनलिटी के हिसाब से, चीजों के हिसाब से सेम ही कंसीडर की जाती है. ठीक है, इनको करने की जो अप्रोच है वो 2 तरह की है आपकी, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम डाउन अप्रोच. अप टू डाउन, डाउन टू अप. ठीक है, विच वन विल बी प्रेफर्ड, दिस इज totally depend on the project manager. As per condition, as per the circumstances, what actually he needs, he will take uses either of these one or these of strategies, either bottom of up or up to down. Okay. और पांचवा हमने किया था वो रिसोर्स अलोकेशन का किया था, रिसोर्स चार्ट का किया था, रिसोर्स हिस्टोग्राम का किया था कि जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, यहाँ तक तो हमने कर लिया. एक्टिविटीज का मैनेजमेंट तो हम कर चुके हैं, लेकिन अगर हम रिसोर्सेज के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो रिसोर्सेज का मैनेजमेंट को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, तो रिसोर्स मैनेज के लिए रिसोर्स हिस्टोग्राम भी हमारे पास है. ये भी एक तरीके का टूल है, इससे रिसोर्सेज को भी मैनेज किया जा सकता है. ठीक है, केवल ये 5 टूल्स हैं जो आज हमने क्लास में किए हैं. ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए. वैसे तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई इश्यू आना चाहिए, छोटा सा यूनिट था. ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं टूल्स का, और नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम जाएंगे सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की तरफ. ठीक है, और सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशंस की तरफ कि कौन कैसे कैसे हम कॉस्ट एस्टिमेशन निकालेंगे, टाइम एस्टिमेशन है, कौन से मॉडल्स हैं. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आने वाला है. अभी तक तो केवल एक थियोरेटिकल चीजें थी, कॉन्सेप्चुअल चीजें थी. अब हम जाएंगे कि कॉस्ट एस्टिमेशन है तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ भी हम बढ़ेंगे, है ना, और थोड़ा समझने वाला चीजें अब आएंगी. हाँ, बाकी तो और कुछ नहीं है. ये है एक रिस्क मैनेजमेंट आपका राइट में देगा, और लास्ट में जाकर आपका शायद एक यूनिट और है ना. तो वैसे तो 10-12 दिन का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना. कोशिश तो ये रहेगी जनवरी तक मैं फिनिश करवा दूंगा. वैसे थोड़ा सा टाइम आजकल मैनेजमेंट बिगड़ रहा है, लेकिन कर लेंगे ना. इस वीक में कल का तो शायद क्लास नहीं होगी, बाकी नेक्स्ट 4 डेज कंटिन्यूस क्लास होगी आपकी, और उसके बाद भी कंटिन्यूस क्लास लेके होपफुली जनवरी तक 8 या 9 क्लासेस चाहिए मुझे. और नहीं होगा तो फिर फरवरी फर्स्ट वीक में हो जाएगा ना. तो आप लोग साथ के साथ इसको कवर अप करते रहें, और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. तो उसको लेके आप निश्चिंत हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है. और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो प्रोग्रामर बैच में नहीं थे, केवल एसीपी ज्वाइन उन्होंने किया है ना, तो उनको पुराने जितने भी पेपर्स हैं वो भी प्रोवाइड कर देंगे, और आपका टेस्ट सीरीज है वो उसके बाद आप कंटिन्यूशन में रख देंगे ना. टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे 15 फरवरी से. आपकी 10 टेस्ट हैं या जो भी हैं, तो आप साथ के साथ उनको भी दे सकते हैं. और पीडीएफ फॉर्म में भी चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म में भी आपको अवेल करवा देंगे. ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं.